Welcome to my YouTube channel Brain Growth. Today we will study about History Classics NCERT Chapter 3. इसके पहले के चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 2 मैंने पढ़ा दिया है और ये चैप्टर 3 है. इस चैप्टर का नाम है द ईयरली सिटीज़. ईयरली सिटीज़ का मतलब होता है पहले ज़माने के जो सिटीज़ है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जो आर्कियोलॉजिस्ट ने पहले ज़माने के सिटीज़ को डिस्कवर किया है, एक्सप्लोर किया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे. फर्स्ट टॉपिक का नाम है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा. हड़प्पा की कहानी के बारे में हम लोग जानेंगे. अब हड़प्पा क्या है? हड़प्पा एक जगह है, एक प्लेस है, एक साइट है जो कि पाकिस्तान में है, जहाँ पे लोग जाते हैं और वो उसको देखते हैं. और ये आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था. लेकिन सबसे पहले ये किसको मिला था? ये सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था. ईस्ट इंडिया कंपनी कौन था? जब ब्रिटिश हम लोगों के इंडिया में आए थे तब उन्होंने एक कंपनी इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी. जब वो रेलवे का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, रेलवे का कंस्ट्रक्शन मतलब पटरी बिछा रहे थे, तब उनको कुछ एविडेंस मिलता है. ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पे कोई जगह है, मतलब कहने का मतलब कि वहाँ पे कोई सिटी बसा हुआ है, ऐसा उन लोगों को कुछ मिलता है. कब मिलता है? 1856 में. तब वहाँ पे बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है और आर्कियोलॉजिस्ट जब पूरा खोज करते हैं, उसको पूरा डिगिंग करते हैं, मतलब खोदते हैं, तो दिखाई देता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिटीज़ है. और 80 साल पहले, अभी से 80 साल पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 80 साल पहले की बात है ये, कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो रियलाइज़ कर लेते हैं कि ये एक एंशियंट सिटी है और वो सबको अनाउंस कर देते हैं कि हड़प्पा एक एंशियंट सिटी है. और हड़प्पा नाम इस जगह को कौन देता है? आर्कियोलॉजिस्ट ही इस जगह को हड़प्पा नेमिंग करते हैं. सेकेंड टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि ये सिटीज़ के बारे में क्या क्या स्पेशल है. इससे पहले हम लोग एक वर्ड जान लेते हैं. एक वर्ड नहीं, एक सिविलाइजेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन. व्हाट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन उसे कहते हैं पहले के ज़माने के लोग, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर में भी बताया है कि पहले ज़माने के लोग क्या करते थे, वो नदी के बगल में रहते थे. तो ज़्यादातर लोग इंडस के बगल में रहा करते थे. तो इंडस के बगल में जो सिटीज़ बसा, जहाँ पे लोग रहना स्टार्ट किए थे, तो उसी जगह को बोला जाने लगा इंडस वैली सिविलाइजेशन. और इसके अंदर कम से कम 150 जगह आता है. जैसे अभी इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट आते हैं, उसी टाइप से इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर बहुत सारे साइट्स आते हैं. उस अभी हम लोग स्टेट कहते हैं और उस टाइम में इसको साइट बोला जाता है या फिर सिटीज़ कहा जाता है. तो उसी साइट या सिटीज़ में कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ होते थे. जैसे अभी इंडिया में कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेट होते हैं, जैसे मुंबई हो गया, सॉरी मुंबई नहीं, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया. तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेट है. उसी प्रकार से इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ होते थे जिसका नाम है मोहनजोदारो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, और एक और होता है जिसका नाम है हड़प्पा, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने जाना था. मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों ही पाकिस्तान में पाए जाते हैं और कालीबंगन राजस्थान में है, लोथल गुजरात और धोलावीरा भी गुजरात. ओके. और मैंने पहले ही बता दिया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कम से कम 150 साइट्स आते हैं, लेकिन इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मोहनजोदारो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा और हड़प्पा है अभी के टाइम तक में. 150 साइट अभी तक में खोजे गए हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के आर्कियोलॉजिस्ट को और भी बहुत सारे सिटीज़ मिल जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत. अभी के टाइम में बस इतना ही बताया गया कि अभी तक हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 150 साइट्स ही मिले हैं. इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो पूरा वेस्ट इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ है. जैसे कि ये हम लोग का इंडिया है, एग्जाम्पल ये हम लोग का इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, इधर अफ़गानिस्तान है. ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया. तो ये पूरा वेस्ट इंडिया तक फैला हुआ है. कहने का मतलब यहाँ तक पूरा फैला हुआ है. अफ़गानिस्तान में भी है और आपका पाकिस्तान में भी है और थोड़ा सा इंडिया में भी है. इस तरीके से ये पूरा वेस्टर्न की तरफ जो है फैला हुआ है. नॉर्थ ईस्ट साउथ की तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं है, ये वेस्ट की तरफ है, पूरा अफ़गानिस्तान तक. थर्ड टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि इस सिटीज़ के कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. स्पेशल फीचर्स का मतलब ऐसा क्या होता था जिसको इतना इम्पोर्टेंट सिटीज़ माना जाने लगा. ऐसा कुछ तो होता होगा, जैसे कि मुंबई में हम लोग मुंबई को क्यों इतना महत्व देते हैं, क्यों महाराष्ट्र को इतना महत्व देते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, सामान वहाँ से आता है जाता है. तो उसी प्रकार से ये कालीबंगन, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, हड़प्पा, इन सब लोगों को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है?
हिस्ट्री में। तो सबसे पहले नंबर में आता है टाउन प्लानिंग। इन सभी ये हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, लोथल, धोलावीरा, इन सभी का टाउन प्लानिंग जो है वो बहुत ही अच्छा था। अगर हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे तो हड़प्पा को डिवाइड किया गया था 2 पार्ट में, एक वेस्ट के पार्ट में और एक ईस्ट के पार्ट में। कहा जाता है कि यहाँ पे एक ह्यूज टैंक भी मिला है हम लोग को। ह्यूज टैंक का मतलब होता है एक बड़ा सा जगह जहाँ पे पानी भरा हुआ है, जो कि आपको मोहिंजोदारो के फिल्म में भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो ऋतिक रोशन का फिल्म है। उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि उसमें एक गाना बजता है, उसमें एक लड़की रहती है जो इसके अंदर घुसती है, इस टैंक के अंदर। तो यही है जिसको कहते हैं हम लोग ग्रेट बाथ। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इसका नाम ग्रेट बाथ दिया गया है और ये हम लोगों को कहाँ मिला है, मोहनजोदारो में। और इसकी जो दीवार है, इसकी दीवार जो है वो पके हुए ईंटे से बने हुए हैं। कहने का मतलब ईंटा को पहले पकाया गया और उसके बाद उसी ईंटे से इसकी दीवार को खड़ा किया गया। जैसे अभी हम लोग पके हुए ईंटे से अपने घर का दीवार खड़ा करते हैं, उसी प्रकार से उस टाइम में ग्रेट बाथ का जो दीवार था वो बर्न्ट ब्रिक से बना हुआ था। अब जो अमीर पीपल होते थे वो अपर पार्ट ऑफ सिटी, मतलब सिटी के अपर पार्ट में रहते थे, और जो वर्कर्स और जो पुअर पीपल लोग होते थे वो लोग लोअर पार्ट में रहते थे, सिटी के लोअर पार्ट में रहते थे। दूसरा नंबर, यूज़ ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। मैंने पहले ही बता दिया है कि बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ होता था सिर्फ और सिर्फ ग्रेट बात में ही नहीं, बल्कि लोग हाउसेस जब बनाते थे तो अपना शान दिखाने के लिए, कहने का मतलब कि हम डेवलप है ये दिखाने के लिए वो लोग अब बर्न्ट ब्रिक का यूज़ करते थे। थर्ड, रोड्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। रोड्स एंड ड्रेनेज सिस्टम भी इन लोग का बहुत अच्छा होता था। जैसे रोड्स होते थे, जैसे अभी हम लोग का क्या होता है, अभी गवर्नमेंट जो है लेबर्स को भेजते हैं और रोड को पूरा जो गड्ढा गड्ढा रहता है उसको एकदम पूरा प्लेन करवाते हैं। तो उसी प्रकार से उस टाइम में क्या होता था कि रोड को पक्का करवाया जाता था, किसके द्वारा, ब्रिक्स के द्वारा, ईटा के द्वारा उसको पक्का करवाया जाता था। पेव्ड का मतलब होता है पक्का करवाना। ड्रेनेज सिस्टम का कहेंगे तो ये लोग बहुत ही अच्छे से पहले प्लान करते थे और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करते थे। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे ये घर है तो घर के पीछे का जो होता था एरिया जहाँ पे कि बाथरूम और वो सब सिचुएटेड होता था, तो वहाँ से स्ट्रीट में जो नाली बहता था उसी से उसका पाइप कनेक्ट करके वहाँ से कर दिया जाता था, ताकि जितना भी वेस्ट वाटर निकलेगा वो पूरा नाली के द्वारा होते हुए निकल जाएगा। ओके, तो रोड के अंदर मतलब ज़मीन के अंदर ही पाइप मतलब बिछा दिया जाता था, जिससे कि वो लोग नॉट पाइप नहीं कहेंगे हम लोग, वो लोग ऐसा सिस्टम बना देते थे कि पानी के द्वारा ही वो ऐसा चला जाएगा। ओके, तो पीछे से होता था, कोई भी बाथरूम या जो भी कुछ करना है या वेस्ट वाटर निकालना है तो वो घर के पीछे से वो निकलता था और वो रोड पे जाके कनेक्ट हो जाता था। और ये ऐसा सभी घर में होता था। जैसे कि ये बीच में गली है और ये घर है, ऐसे घर होते थे और इसी के पीछे से होके ऐसे निकलता था और इधर आगे डोर होता था। ये पीछे का एरिया हो गया, जहाँ से ड्रेनेज सिस्टम निकलेगा वहाँ से पीछे का एरिया होगा। इस तरीके से उन लोग का कनेक्ट होता था गली के साथ, जैसे अभी होता है। फोर्थ नंबर में बताया गया प्लान्ड हाउस। प्लान्ड हाउस का मतलब कि जो घर बनते थे वो पूरा प्लानिंग के साथ बनते थे। जो उनका वॉल होता था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे अभी होता है उस टाइम के भी वॉल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे, थिक होते थे। और कुछ हाउसेस जो है कुछ लोग अपने आप को वेल डेवलप दिखाने के लिए 2 तल्ला बनाते थे। जैसे अभी होते हैं जो कुछ लोग 2-3 तल्ला बना लेते हैं अपने आप को वेल डेवलप दिखाने के लिए या फिर अच्छे से रहने के लिए, जिनका परिवार फैमिली बड़ा होता है। उसी प्रकार से उस टाइम में भी कुछ लोग, ऐसा बहुत कम ही हाउस मिला है जो कि 2 तल्ला है। ओके, स्टोरे का मतलब होता है तल्ला, 2 तल्ला बनाना। फिफ्थ नंबर में बताया गया है ग्रेनरीज। ग्रेनरीज किसे कहेंगे, ग्रेनरीज उसे कहते हैं जो अनाज होता है, जो फसल होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग को ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, अनाज जले हुए मिले। चैरेट का मतलब जले हुए, कहने का मतलब है कि लोग जो है अनाज को उगाते थे और उसके बाद फिर उसको पका के खाते थे। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंस आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। अब ये ग्रेन क्या होता है, ग्रेन को एज अ टैक्स भी कलेक्ट किया जाता है। जैसे अभी हम लोग के पीएम नरेंद्र मोदी जी हम लोग से टैक्स लेते हैं ना, उसी प्रकार से उस टाइम में ग्रेन जो है एज अ टैक्स यूज़ होता था और उसको एक लार्ज ग्रेनरीज में स्टोर करके रखा जाता था। एज एग्जांपल, जैसे कि हम हैं और किसी को हम टैक्स दे रहे हैं तो वो टैक्स दिए, एज एग्जांपल हम पीएम को टैक्स दिए,
डायरेक्टली नहीं, हम ऐसे ही बोल रहे हैं, वैसे तो इनडायरेक्टली कोई और ही लेता है और उसके बाद पीएम के पास जाता है, लेकिन एज एग्जांपल हम पीएम को टैक्स दे रहे हैं और ये पीएम क्या करेगा, इसी टैक्स को, टैक्स क्या चीज़ का दे रहे हैं, ग्रेन्स दे रहे हैं, मतलब फसल दे रहे हैं, जो गाय हैं हम लोग, तो वो टैक्स लेके क्या करेगा, एक बड़े से घर में उसको या फिर बड़े से रूम में उसको रख देगा, ऐसे ही करके वो सबसे ले लेके वो रख देगा। तो उसी हाउस को हम लोग कहेंगे ग्रेनरीज, जहाँ फसल रखा जाता है एज अ टैक्स के रूप में। ओके, उसी को कहेंगे हम लोग ग्रेनरीज। थैंक यू। अगर आप लोग को मेरा पढ़ाने का अच्छा लगता है या आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ लाइक द बटन। थैंक यू।